नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो है शीतोष्ण फल फसलों का विविधीकरण। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वे हैं डॉक्टर नीना चौहान जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर है, सह आचार्य हैं फल विज्ञान की और क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा में कार्यरत हैं। आपका मैम हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो जैसे मैम हम शीतोष्ण फलों की बात कर रहे हैं और उनके विविधीकरण की बात कर रहे हैं, तो पहले जानना चाहेंगे कि शीतोष्ण फल कौन से हैं और ये किस तरह की जलवायु, अगर हम शीतोष्ण जलवायु बोले तो किस तरह की जलवायु में उगते हैं और किस तरह के फल हैं इसमें मेनली? अगर हम बात करें शीतोष्ण फलों की, तो ये वो पौधे हैं जो जिनको एक टिपिकल विंटर्स चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये जैसे अगर हम विंटर्स की बात करें तो ये सुप्त अवस्था में चले जाते हैं और इनको चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। और ये पर्णपाती फल पौधे होते हैं कि ये जो हैं अपने लीव्स जो हैं वो विंटर्स में शेड कर देते हैं। तो उसी तरह से जब ये विंटर्स में इनके पत्ते गिर जाते हैं और ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, उस डोरमेंसी से इन्हें बाहर निकालने के लिए जो है वो लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और जैसे कि हम चिलिंग रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके 3 की करैक्टरिस्टिक्स हैं कि एक तो शीत सहनशीलता होनी चाहिए कि ये ठंड को सहन कर सकें, और दूसरा है कि शीत की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने कहा कि डोरमेंसी से बाहर निकलने के लिए इनको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और तीसरा जो है ये पर्णपाती फल पौधे हैं। तो अगर हम शीतोष्ण फलों की बात करें तो उसमें आते हैं जैसे सेब हैं, नाशपाती हैं, और गुठलीदार फल हैं जैसे कि प्लम, एप्रिकॉट है, चेरी है या प्लम है, और कुछ बेरीज भी, स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरीज, और नट क्रॉप्स भी इसमें आते हैं जैसे कि अखरोट हो गया, पिकान नट हो गया, बादाम हो गया, और कीवी फल भी एक जो बेरीज में हम कीवी फल की भी हम बात कर सकते हैं। तो ये शीतोष्ण फल पौधे हैं जी। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश का अगर हम ऊपरी क्षेत्र बोलें तो जो ठंडा है वहाँ पे ये जनरली ग्रो किए जाते हैं। जी। तो अगर मैम विविधीकरण की हम बात कर रहे हैं जैसे, तो विविधीकरण होता क्या है और इसका अभिप्राय क्या है, यानी कि हमारे किसानों जैसे कि ये शब्द विविधीकरण है, मतलब कि एक तरह से विविधता लाना। तो अगर आप कहीं एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो एक जगह में, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में जो है वो आप एक से अधिक क्रॉप को जब हम ग्रो करते हैं, तो जैसे मैंने जो इतने सारे शीतोष्ण फल फसलों के अभी एग्जांपल्स दिए हैं कि कौन से शीतोष्ण फल हैं, इनको हम जो है वो एक ही क्रॉप को ना एक जगह ग्रो करके जो है वो हम बहुत सारी क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे अगर हम बात करें तो हम उनको ग्रो कर सकते हैं। और विविधीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक तो आता है कि फसल विविधीकरण की, जैसे क्रॉप है कि क्रॉप में विविधीकरण लाना आपने, जैसे कि अगर आप कहीं पे जो है वो सेब आप उगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उस पर्यावरण और उस वातावरण के अनुसार जो है वहाँ पे प्लम भी हो सकता है और चेरीज भी हो सकती हैं। और एक विविधीकरण आता है कि जब आपने क्रॉप डिसाइड कर ली कि जैसे आप एप्पल ही लगा रहे हैं तो उसकी जो किस्में हैं उनमें विविधता लाना। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्रॉप ग्रो करें, अलग अलग फसलों को भी उगा सकते हैं, और उन्हीं फसलों में जो है वो अलग अलग किस्मों को भी जो है वो उगाया जा सकता है। उस तरह से आप जो है वो एक ही क्षेत्र में जो है वो विभिन्नता ला सकते हैं। यानी कि डाइवर्सिफिकेशन हम बोलें कि तो 2 तरह से कर सकते हैं कि एक हो गया कि एक तो किस्मों में और दूसरा की फसल जो है वही अलग अलग। तो इसके अगर उदाहरण देना चाहें मैम तो क्या क्या है, जैसे कि वर्तमान में अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो किस किस तरह से जो है फली या फसलों में जो हम बोलेंगे कि फ्रूट क्रॉप्स में किस तरह से विविधीकरण किया जा रहा है और कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो एक साथ लगाई जाती हैं? जैसे कि अगर हम अभी तक बात करें, सेब जो है वो एक हमारी डोमिनेंट क्रॉप रही है, और हिमाचल में 49% एरिया जो है वो एप्पल के अंडर ही है। लेकिन अगर अब जैसे आपने कहा कि वर्तमान स्थिति में जो है वो स्टोन फ्रूट है या चेरी है, जहाँ पे प्लम, जहाँ पे सेब हो रहा है वहाँ पे चेरी भी हो सकती है, वहाँ पे जो है वो नाशपाती भी हो सकती है। तो वर्तमान समय में सेब को छोड़कर अब जो है ये वाली क्रॉप्स भी उगाई जा रही हैं, जैसे नाशपाती मैंने आपको कहा, या चेरी का, या स्टोन फ्रूट भी हैं। अगर हम मिडल बेल्ट में जाएँ तो वहाँ पर जो है वो इन्हीं सब क्रॉप्स को जो है हम वो ग्रो कर सकते हैं। जी। तो अगर हम विविधीकरण की बात कर रहे हैं तो मैम कैसे किया जाए ये, अगर इसकी हम विधि बोलें उचित किस तरह से रहेगा और क्या तरीका है विविधीकरण करने का, और क्रॉप्स कैसे सेलेक्ट की जाए, यानी कि इसके साथ हमें क्या लगाना है और किस तरह से वो अनुकूल रहेंगी? जैसे पहले तो मैंने बात की, जैसे अगर पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि फसल विविधीकरण है, तो मैंने अभी भी एग्जाम्पल दिया कि जैसे सेब है, हर जगह अगर हम देखें तो सेब ही सेब लगाया जा रहा है, लेकिन सेब के साथ साथ जो है वो जहाँ पे एक अनुकूल वातावरण
वातावरण है स्टोन फ्रूट के लिए भी, तो वहाँ पे हम प्लम भी लगा सकते हैं, एप्रिकॉट भी लगा सकते हैं, और साथ में चेरी भी लगा सकते हैं, पीच भी लगा सकते हैं, और कीवी भी लगा सकते हैं। और साथ में क्या है कि जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर क्रॉप में विविधीकरण की बात करें तो अलग अलग वेराइटीज़ को हम लगा सकते हैं। जैसे कि सेब में है स्टैंडर्ड वेराइटीज़ हैं या स्पर वेराइटीज़ हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि जो हम बात करेंगे कि एल्टीट्यूड के हिसाब से लोअर मिडल और जैसे हाई एल्टीट्यूड है उसमें जो है वो चिलिंग रिक्वायरमेंट के आधार पे है। तो कुछ सेब की प्रजातियां होंगी जिनकी की चिलिंग रिक्वायरमेंट 300-400 होंगी, तो उनको हम गर्म जगह पे उगा सकते हैं। फिर जो है वो मध्यवर्ती क्षेत्र आएगा, वहाँ पे उस वातावरण में जिस तरह की वेराइटीज़ लगा सकते हैं। फिर हाई एल्टीट्यूड में जो है जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट 1200-1300 होगी, तो उस तरह से जो है हम वो अलग अलग वेराइटीज़ को भी हम जो है वो उसमें लगा सकते हैं। और एक और चीज़ इसमें होती है, जब हम विविधीकरण की बात करते हैं, विविधता लाने की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि एक अर्ली मिड और लेट, जैसे एक क्रॉप आप लगा रहे हैं, अगर एक ही टाइम पे लगाएंगे तो उससे जो है वो एक तरह से मार्केट में गलत आ जाता है। तो उसमें क्या है कि आप अर्ली मिड और लेट वेराइटीज़ को भी एक ही पीस ऑफ लैंड पे जो आप लगा सकते हैं, ताकि उनमें जो है वो उनकी जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो अलग अलग हो, और उस तरह से हम विविधीकरण कर सकते हैं। जी, तो जैसे हम उद्देश्यों की बात कर रहे थे मैम कि विविधीकरण है, इसकी आवश्यकता क्यों है अगर हम बात करें, और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं कि किस लिए की जानी चाहिए विविधीकरण। एक तो आपने यही कहा कि एक साथ जो गलत है वो एक साथ आ जाएगा, और इसके क्या उद्देश्य रहेंगे? इसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो प्रोडक्टिविटी और मार्केटेबिलिटी जो है वो उसको बढ़ावा देना है। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ग्रोवर के इनकम में जो है वो इजाफा होता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक टाइम पे जो है वो मिड बेल्ट की अगर हम बात करें, वहाँ पे स्टोन फ्रूट का बहुत ही एक अच्छा मतलब एक पोटेंशियल क्रॉप थी, लेकिन क्या हुआ कि उसमें उस वक्त वेराइटीज़ में विविधीकरण नहीं था। तो एक जैसे हम पीच में बात करें तो जुलाई अल्बर्टल जो है वो ग्रो की जाती थी, और उसके बाद जो है प्लम में है सेंटा रोज़ा है, या एप्रिकॉट में न्यू कैसल है। तो एक ही वैरायटी थी, तो क्या होगा कि एक ही समय में तोड़ान होगा और एक ही समय में जो है वो मार्केट में फ्रूट पहुंचेगा। तो उससे क्या होता है, मार्केट में गलत आ जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो रेट एक मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो है इसकी आवश्यकता क्यों है, ताकि एक जो है वो रिस्क जो है वो रिड्यूस किया जा सके, जो कि एक वातावरण की वजह से होता है या मार्केट की वजह से होता है। अब अगर हम बात करें कि वातावरण की वजह से किस तरह से होता है, मान लो अगर आपने एक ही क्रॉप लगाई है और जब फ्लावरिंग सीजन है उस टाइम पे अचानक से जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, जो कि उसके लिए अनुकूल नहीं है, और क्या कहते हैं बारिश हो जाए उस टाइम पे, और क्या होगा कि फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाई। लेकिन अगर आपने उसी पीस ऑफ लैंड पे जो है वो अलग अलग आपने क्रॉप्स लगाई हुई हैं, तो उससे क्या होगा कि एक दूसरी क्रॉप होगी उस टाइम पे जो है वो अगर मौसम सही चला गया तो उसमें सेटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं जो आपका एक रिस्क रहता है ड्यू टू वेदर कह सकते हैं हम, या पेस्ट और डिजीज़ की वजह से जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास विभिन्न जो है वो क्रॉप्स हैं। और साथ में क्या है कि कभी कभी क्या है कि एक क्रॉप में विभिन्न किस्में होना भी लाभदायक रहता है। जैसे हम बात करते हैं प्लम की, कुछ वेराइटीज़ हैं वो अर्ली फ्लावरिंग में आ जाती हैं, कुछ लेट है, लेकिन जब ठंड पड़ जाती है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव है। मान लो जैसे हम रेड ब्यूट की बात करें, वो अर्ली है, ब्लैक एम्बर है वो थोड़ी सी लेट है। तो उसमें क्या है कि अगर वातावरण सही नहीं जाता है, तो अगर एक वेराइटी में फसल नहीं लगी है तो दूसरी में लग जाएगी। तो उस तरह से जो है वो जो एक रिस्क होता है क्रॉप ना लगने का, उसमें रिडक्शन हो जाती है। दूसरा है ये कहीं ना कहीं जो है वो सॉइल में भी इम्प्रूवमेंट होती है। एक ही आप क्रॉप लगा रहे हैं लगातार, तो उसमें जो है वो उसकी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो सॉइल से बार बार उस न्यूट्रिएंट को जो है वो डिप्लीट कर रहा है। लेकिन जब अलग अलग लगाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अगर अलग अलग तरह से रहती है, तो जो न्यूट्रिशन रिस्टोरेशन भी रहता है, उस तरह से भी हम इसको इसकी महत्वता को देख सकते हैं। और दूसरा जो है वो थ्रू आउट ईयर जो है वो एक क्रॉप को जो है वो रेगुलेट होती रहती है, तो पूरे साल जो है वो आपको फसल मिलती रहेगी। जी, जैसे मैम कोई बागवान है, यदि वो विविधीकरण करना चाहता है, तो उससे पहले अगर हम बात करें कि उसको क्या क्या जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखना होगा, और अपनी जो फसल है उसके साथ जो कंपैटिबिलिटी है कि दूसरी क्रॉप्स कितनी लगती हैं, कैसे लगती हैं और कहाँ लगेंगी, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स सेट हैं, और वो किस तरह से उसे मतलब शुरुआत कैसे करें अगर कोई बागवान? एक तो ये है कि एक तो जो उस एरिया का जैसे क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट हम बात करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है पहले जानना, क्योंकि जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेब की
कोई हाई चिल वैरायटी लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हम प्लम और स्टोन फ्रूट नहीं, अगर हम 7,000 या 8,000 फीट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा विविधीकरण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे 6,000 6,500 फीट की ये जो हाइट है, वहाँ पे अगर आप लो चिल वैरायटी सेब की या स्पर वैराइटीज़ आप सेब की भी लगा रहे हैं, और साथ में जो है आप चेरी भी लगा सकते हैं, प्लम भी लगा सकते हैं, तो इसमें थ्रू आउट ईयर इस तरह से हम रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी है, वो आपका मार्च अप्रैल में आ जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास चेरी है, वो मई जून में जो है उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो है स्टोन फ्रूट में प्लम, पीच और आड़ू है, तो जून और जुलाई में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद आता है नाशपाती और सेब, तो ऑलमोस्ट जो है जुलाई एंड से जो है वो अक्टूबर तक जो है वो सेब और नाशपाती जो है उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और कुछ वैरायटी जैसे अगर नाशपाती की लेट हैं या प्लम की लेट है, उनकी हार्वेस्टिंग भी इस समय में होती है। और उसके बाद आ गया जैसे परसिमन है, अगर आपने विविधीकरण किया है और अपनी एरिया में ये हर तरह की फसल को आपने लगाया है, तो अक्टूबर में जो है वो आपका परसिमन आ जाएगा, और सितंबर अक्टूबर में, और अक्टूबर नवंबर में कीवी फल है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो एक हम प्रॉपर एक वहाँ के वातावरण को देखते हुए अगर हम क्रॉप्स लगाते हैं तो थ्रू आउट ईयर जो है हम वो क्रॉप्स को रेगुलेट कर सकते हैं। जी, अगर हम मार्केट की बात करें, जैसे किसानों को मंडी मिलने की वो रहती है कि रेट जो है अच्छा मिल रहा है कि नहीं मंडी में, तो वो किस तरह से इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं? हम कहें कि अगर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कि जो किसान है या बागवान है, उन्होंने किस तरह से फ़ायदा उठाया है इस समय, और मतलब किस तरह से वो रेगुलेट करें कि उनकी इनकम जो है वो रेगुलर रहे हर महीने? जैसे मैंने अभी ये कहा कि आप अलग अलग समय में जो है अगर आपने सभी क्रॉप्स लगाई हैं तो थ्रू आउट ईयर जो है आपके पास वो फल की हार्वेस्टिंग होती रहेगी। और दूसरा है कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि सेब जो है एकदम से मार्केट में आया और जो है रेट काफ़ी डाउन हो गए हैं, तो एक ही क्रॉप अगर एक ही तरह की आप वेराइटीज़ लगाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। और अगर आपने जैसे चेरी की मैं बात करूँ, अगर जैसे मई जून में वो स्टार्ट हो जाती है तो हमारे पास बहुत अर्ली से लेकर लेट तक हैं। तो जैसे कुछ वैराइटीज़ हैं, डेस्ना है या सेलेसर है, ड्यूरो न्यूरो 1 है, अर्ली रिवर है, हम जो है अगर इनको लगाते हैं तो जो लोअर एरिया है वो अर्ली मार्केट उसके लिए ले सकता है। फिर जो है मिड वैराइटीज़ हैं, फिर लेट में आती है जैसे ब्रेड बॉनी ब्लैक है, स्टेला है, सित है, ड्यूरो न्यूरो 3 है। क्या होता है कि जब जो लास्ट वाला भी टाइम होता है, जब एक तरह से क्रॉप ख़त्म होने लगती है, उस टाइम पे भी जो है वो अच्छे रेट मिलते हैं। तो इस तरह से विविधीकरण करना चाहिए कि क्रॉप में तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उस फसल में जो है किस्मों का विविधीकरण करें, और आप जो है वो अर्ली मिड हर तरह की जो है वो वैराइटीज़ लगा के जो है उस तरह से आप मार्केट को रेगुलेट कर सकते हैं। जो एक मार्केट का रिस्क रहता है, जो मार्केट में ग्लट आता है, उसको जो है आप अलग अलग फसलें लेकर जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जो कुल्लू एरिया है वो विविधीकरण के लिए हमेशा से बड़ा प्रो रहा है। अगर हम बात करें, सबसे पहले वहाँ सेब है, जैसे मान लो कि सेब अगर अच्छा नहीं चल पड़ा तो एकदम से कीवी पे शिफ्ट हुए। कीवी के बाद अगर आप देखेंगे तो वो पोमग्रेनेट पे चले गए, क्योंकि जब अगर कोई क्रॉप है वो मार्केट उसकी अच्छी नहीं मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही क्रॉप पे जो है वो स्टिक होना है। और अगर आज की डेट में कहें, वहाँ पे जो परसिमन है वो बहुत अधिक मात्रा में लगाया भी जा रहा है और उनको मार्केट जो है वो मिल भी रही है। और अगर हम शिमला के भी बात करें, शिमला डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पर भी जो है पिछले 1-2 सालों से जो है वो परसिमन की प्लांटेशन बहुत ज़्यादा रही है। तो जो कुल्लू एरिया है वो सबसे ज़्यादा इसके लिए जो है वो एकदम से आगे आता है कि अगर कोई भी चीज़ है विविधीकरण करना है तो जो है वो अच्छी क्रॉप भी ले सकें और उनको घाटा भी ना हो, कि मतलब वो एक मार्केट जो है वो रेगुलेट वो करते हैं उस तरह से, और एक निरंतरता बनी रहे कि उनको एक क्रॉप जो है वो जा रही है और मार्केट से उनको एक्चुअली प्राइस मिल रही है जो उनको चाहिए। जी, तो जैसे मैम सॉइल क्वालिटी की आपने बात की कि मृदा संरक्षण या मृदा की जो क्वालिटी है वो फर्टाइल रहे या नहीं रहे, तो वो किस तरह से जो है इसका विविधीकरण का रोल है उसमें? जैसे अलग अलग जो कोई भी आप फसल लगाते हैं तो उनकी जो है वो अलग रिक्वायरमेंट रहती है। वैसे तो हर क्रॉप में जैसे जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स देने हैं, लेकिन जो सॉइल में ऑलरेडी अगर आप लगातार एक ही क्रॉप लगा रहे हैं तो वो एक ही तरह के जो उसकी रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए, तो वो सॉइल से डिप्लीट करता जा रहा है उसको। और विविधीकरण जो है, अगर हम जो ये फ्रूट ऑर्चर्ड की हम बात करते हैं, इसमें सिर्फ फलों में ना करके हम वेजिटेबल क्रॉप्स की तरफ भी जा सकते हैं। और इनिशियल ईयर्स में जो है हम जैसे बीन्स हैं या मटर हैं, उनसे भी इंटरक्रॉपिंग भी हम इसमें कर सकते हैं, ताकि जो है वो जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया
बैक्टीरिया उसमें होता है और वो पौधे को जो है वो सॉइल में जो है वो नाइट्रोजन जाए, तो उस तरह से जो है वो एक तरह से सॉइल हेल्थ को भी जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। जी, जैसे मैम पिछले कुछ दशकों से हम देख रहे हैं या कुछ काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा सूखे पड़ रहे हैं। तो अगर हम जलवायु परिवर्तन के लिहाज से समझें तो ये जो विविधीकरण है ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, और अगर हम बात करें पेस्ट मैनेजमेंट की, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, डिजीज़ मैनेजमेंट की या फिर बाकी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस की, वो किस तरह से मतलब एक जलवायु मतलब क्लाइमेट रिजिलियंस जिसको हम बोल रहे हैं अल्टीमेटली, वो कैसे आता है इनसे? अगर हम बात करें, जैसे आपने जलवायु परिवर्तन की बात की है, बहुत समय से क्या है कि जहाँ पे किसी समय में जो सेब है बहुत अच्छा होता था, आज हम वहाँ सेब बहुत अच्छा नहीं उगा पा रहे हैं, प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हुई है, तो वो एक मार्जिनल एरिया बनता जा रहा है उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, और धीरे धीरे जो वो हायर एल्टीट्यूड की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि बागवान है, उनका सेब के प्रति ज़्यादा रुझान रहता है कि हमें सेब ही लगाना है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि जो एक मार्जिनल एरिया बन गया है वहाँ पे जो है वो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी ज़्यादा है, और उनको जो है वो एक प्लांट को सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। प्रोडक्शन तो बाद की बात आती है कि जैसे 4-5 साल तक पौधा चल रहा है और उसके बाद उसमें बीमारियाँ लगेंगी, कीड़े लगेंगे और पौधा उतनी प्रोडक्शन नहीं दे पाता है जितनी देनी चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए हमें कि धीरे धीरे, क्योंकि जब वो गर्म होता जा रहा है तो गर्म इलाके में हम कौन से लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी बात की, हम स्टोन फ्रूट लगा सकते हैं, और साथ में जो है वो कीवी फल जो है एक बहुत ही अच्छा एवेन्यू है। अगर हम बात करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक आजकल परसिमन है या कीवी हो गया या नाशपाती है। नाशपाती के अंडर भी हम देखेंगे एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, तो डाइवर्सिफिकेशन में हम इन 3 क्रॉप्स को जो है वो इनको जोड़ा जा सकता है। तो जो एरिया मार्जिनल बनता जा रहा है वहाँ पे हमें सेब को छोड़कर, बेशक हम वहाँ स्पर वैरायटीज़ लगा रहे हैं या लो चिल वैरायटीज़ लगा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हो रहा है, तो उसके आधार पे जो है हमें वो दूसरी क्रॉप से उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि जो है वो इनकम आ रही। जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया कि अगर हम स्टोन फ्रूट लगा रहे हैं या हम एप्पल लगा रहे हैं, पेयर लगा रहे हैं, इनका जो है वो फ्लावरिंग टाइम अलग अलग रहता है। तो और पिछले कुछ सालों से ये भी है कि जैसे जलवायु में बहुत परिवर्तन आ गया है, और जब सेब में फ्लावरिंग है तो अचानक से जो है ठंड पड़ रही है या बारिश हो रही है, लेकिन कोई दूसरी क्रॉप आपने लगाई है उसमें उस टाइम पे जो है वो वेदर अच्छा जा रहा है, ड्राई जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि अगर आपको एक क्रॉप नहीं मिल पा रही है तो आप दूसरी क्रॉप ले पा रहे हैं, या पर्टिकुलर एक इंसेक्ट पेस्ट का जो है वो अटैक हो जाए, तो वो हर क्रॉप की जो है वो अलग अलग जो डिजीजेज या इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं, अगर एक क्रॉप में डिजीज़ लग गई बहुत ज़्यादा और कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आपके पास कम से कम जो है वो दूसरी क्रॉप है। जी, ठीक है, तो उस तरह से जो है वो हमें, जिस हिसाब से पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि स्पेशली फ्लावरिंग टाइम पे जो है बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ गया है जलवायु में, तो उस हिसाब से हमें जो है वो अलग अलग क्रॉप्स को लगाना ज़रूरी है, और सिर्फ क्रॉप को ही लगाना नहीं, उस क्रॉप में भी जो है वो वैरायटी से डाइवर्सिफाई करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा पहले, प्लम में एक सेंटा रोज़ा वैरायटी होती थी, तो एक ही लगाते थे, मार्केट में गलत आ गया, नहीं बिक रही है, और लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे वो पौधे काटने स्टार्ट कर दिए। लेकिन आजकल हमारे पास इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं जो कि एक पर्टिकुलर वातावरण के हिसाब से, अर्ली मिड लेट भी मैंने आपको कहा, तो उस तरह से जो है हम उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जी, तो जैसे मैम हम विविधीकरण में हम देख रहे हैं, जैसे कुछ लोग क्या है, जैसे कई बार रूट स्टॉक जो होते हैं वो सेम होते हैं 2-3 क्रॉप्स के लिए, और एक ही क्रॉप में ग्राफ्ट कर देते हैं मल्टीपल उनको भी पौधों को, तो एक ही में जो है आपका प्लम भी लग रहा है और आड़ू भी लग रहा है, तो उसको किस तरह से आप देखेंगे, क्या वो डाइवर्सिफिकेशन में ही आता है कि या वो एक जनरल सा एक हाइब्रिड सा प्लांट बनाते हैं नहीं, अगर हम रूट स्टॉक की बात करें, इसका डाइवर्सिफिकेशन में इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि वो क्रॉप और वैरायटी में रहेगा। अदरवाइज आप हर क्रॉप के लिए जो है वो अलग अलग रूट स्टॉक हैं। जैसे अगर एप्पल के लिए हम बात करें तो हमारे पास मोस्टली तो सीडलिंग रूट स्टॉक पे ही हैं जितने भी हम क्रॉप्स लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है, जैसे सेब में है हमारे पास M9 है, अगर आपने हाई डेंसिटी प्लांटिंग की तरफ जाना है तो आप M9 पे जा सकते हैं, या जैसे सूखे की स्थिति है कहीं पे, और जैसे थोड़ा सा ड्रॉट टॉलरेंट भी है तो MM111 हम लगा सकते हैं, और अगर कहीं पे जो है वो बहुत ज़्यादा कहेंगे कि क्लेई सॉइल्स
सॉइल्स हैं तो वहाँ पे जैसे MM106 है वो कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर उससे जो है वो रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अलग अलग जो है हम वो मिट्टी के आधार पे और एक पर्टिकुलर क्रॉप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हम वो रूट स्टॉक लगा सकते हैं। चेरी के अलग रूट स्टॉक हैं, अगर हम प्लम स्टोन फ्रूट की बात करें तो अलग हैं। तो उस तरह से जो है वो रूट स्टॉक हर क्रॉप के लिए वो अलग अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही रूट स्टॉक जो है वो यानी कि आप कर प्रेफर सकते करेंगे हैं कि जो किसान या बागवान है वो अलग अलग रूट स्टॉक्स लें और प्रॉपर्ली जो वेराइटीज़ हैं उनको कल्टीवेट करें। जी। तो जैसे मैम हम देख रहे हैं कि इंक्रीज़ प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करना चाहता है किसान, तो अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें ओवरऑल मिक्स्ड क्रॉपिंग से या हम कहें डाइवर्सिफिकेशन से, तो किस तरह से हम प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं? जैसे आप देख रहे हैं कि एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे आप बहुत सारी क्रॉप्स लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज ही होगी। और अगर एक क्रॉप नहीं आ रही है, दूसरी क्रॉप आ रही है और आप मार्केट को रेगुलेट कर पा रहे हैं, तो एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे जो है वो आपने अलग अलग क्रॉप्स लगाई है। और अगर आपको पर लैंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो आप हाई डेंसिटी प्लांटिंग की तरफ भी जा सकते हैं कि इसके लिए अलग अलग रूट स्टॉक अवेलेबल हैं, ताकि जो है वो पौधा अगर ड्वार्फ रूट स्टॉक हम लगाते हैं तो पौधा छोटा रहता है और कम एरिया में जो है आप वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पौधों को लगा सकते हैं। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपके प्रोडक्टिविटी को अगर आपने इंक्रीज करना है। जैसे आप यही बात कर रहे हैं मैम कि विविधीकरण के लिए प्लांटिंग मटेरियल, अगर हम प्लांटिंग मटेरियल बोलें कि बागवान को जो है वो चाहिए कि प्लांट्स चाहिए, तो जैसे आप क्षेत्रीय कार्यालय या केंद्र में आप मशोबरा में कार्यरत हैं, तो मैम कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आप प्रोवाइड कराते हैं और किस किस समय पर ये जनरली किसानों को या बागवानों को मिल पाते हैं, तो कृपया उसके बारे में जानकारी दें। जैसे मशोबरा का जो है वो क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पे हम मेनली जो है वो एप्पल हो गया और नाशपाती हो गया, चेरी हो गया और स्टोन फ्रूट्स जो हैं इनके पौधे तैयार करते हैं। और ये पौधे जो हैं वो दिसंबर माह से मिलने शुरू हो जाते हैं और दिसंबर के महीने में जो है वो मशोबरा केंद्र से लिए जा सकते हैं। क्या विविधीकरण के लिए कोई ऐसी स्कीम्स भी है मैम सरकार द्वारा जो प्रमोट करती है कि जो किसान या बागवान है वो विविधीकरण की ओर जाए? जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इसमें एक तो स्पेशली जो कीवी है, कीवी के लिए जो है वो एक कीवी प्रोत्साहन योजना जो है वो इन्होंने चलाई है, जिसमें कि कम से कम 50% जो है वो आपको सब्सिडी मिलती है, क्योंकि कीवी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जहाँ पे स्पेशली गर्म इलाके के लिए, लेकिन जहाँ पानी की सुविधा हो वहाँ पे इसको बहुत अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है। और क्योंकि इसकी जो क्रॉप की अगर हम बात करें, इसका बहुत अच्छा दाम मिलता है मार्केट में और इसमें अभी तक कोई भी डिजीज़ या इंसेक्ट पेस्ट की बात करें हम तो जो एक इनपुट कॉस्ट है वो बहुत कम है, तो कीवी एक अच्छा विकल्प है विविधीकरण के लिए। और दूसरा जैसे एरिया एक्सपेंशन के लिए भी जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो 50% सब्सिडी देता है। अगर आप अलग अलग क्रॉप्स लगाना चाहते हैं तो उसमें जो है एरिया एक्सपेंशन के अंदर जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से सब्सिडी ली जा सकती है। तो जैसे मैम हम देख रहे हैं कि इन फलों का ये आजकल हार्वेस्ट सीज़न है, तो अगर हम अंत में बात करें कि आजकल जो किसान या बागवान है उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अगर एक जनरल तौर पे कहें, क्योंकि हार्वेस्ट सीज़न है इन्हीं फलों का, जैसे हम देख रहे हैं सेब भी मार्केट में आ गए हैं और बाकी फ्रूट्स भी आ रहे हैं, तो क्या क्या सावधानियां हैं जो उसको हैंडलिंग के टाइम या इसकी बिक्री के समय में जो है किसान? मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगी बागवानों से कि कोई भी क्रॉप है उस समय पे तोड़ें जब वो एक प्रॉपर मैच्योरिटी में हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जब आप सिर्फ एक रंग देख के किसी भी फल को तोड़ते हैं, किसी भी फसल को तोड़ते हैं, तो मार्केट में दाम कम मिलता है और अल्टीमेटली जिस कंज्यूमर ने वो खाना है उसको वो स्वाद नहीं मिल पाता है। तो सिर्फ एक रंग को देख के जो है वो किसी भी क्रॉप की हार्वेस्टिंग ना करें, प्रॉपर एक मैच्योरिटी स्टेज पे जो है उसको वो तोड़ें। और दूसरा, आजकल एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी बागवानों को जो ध्यान देना है, जिस तरह से मानसून इस बार रहा है, कि अपने बगीचों में जो है वो जल निकासी ज़रूर करें, तौलिए में जो है वो पानी खड़ा ना होने दें और घास जो है वो तौलिए से निकाल के मतलब काट के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो है वो डिजीज़ का प्रकोप बढ़ता है। तो जल निकासी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं भी खेतों में खड़ा हो रहा है या तौलिए में पानी अगर खड़ा हो रहा हो तो उसमें जो है वो जल निकासी ज़रूर करें और अच्छे तरीके से करें। जी, और भंडारण और बिक्री संबंधी अगर आप कुछ देना चाहें तो क्या रहेंगे आपका संदेश?
कि भंडारण किस तरह से करें और जो बिक्री के लिए है उसको ट्रांसपोर्टेशन में कैसे लाएं? मतलब जैसे आप प्रॉपर अगर सही मैच्योरिटी स्टेजेस पे उनको जी। तोड़ें और अच्छे से पैकिंग करके जो है वो मार्केट तक आप उनको पहुंचाएं, क्योंकि भंडारण में जैसे बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी स्प्रेज जी। करते हैं, वो ना करें क्योंकि जी। उससे भंडारण क्षमता जो है कहीं ना कहीं जी। कम होती है। तो उन सब बातों का जो है वो जी। ध्यान और रखें जो फल है वो नेचुरल और फ्रेश रहे। जी। और जी। एक पर्टिकुलर समय में अगर लाएं मैम किसान, तो उनको जाहिर तौर पे कि अच्छा रेट्स उनको मिलेंगे, क्योंकि वो समय समय पे अगर अपनी क्रॉप लाते रहेंगे। अगर एक बार आएगा तो उनके लिए मुश्किल है। जी, तो आप हमारे स्टूडियोज़ में आए मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, और ट्विटर, फेसबुक और माफ़ कीजिए एक्स और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।